हेलो फ्रेंड्स, ये DDLJ मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उसे देखें वरना आपको इस मूवी की स्टोरी समझ नहीं आएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अगले दिन सिमरन को फिर गिटार की आवाज़ सुनाई देती है और ये भागते भागते खेतों में चली जाती है जहाँ इसे वो काऊ बैल दिखाई देता है और अपना राज सिमरन भागकर इसे गले लगा लेती है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त गाना होता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो सिमरन कहती है मुझे यहाँ से ले चलो राज, तुम नहीं जानते उस घर में क्या हो रहा है। परसों मेरी सगाई है और 15 दिन बाद शादी, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। मेरे बाबूजी अपने दोस्त को ज़ुबान दी है और उनकी ज़ुबान उनकी जान है। वो सब कुछ कर सकते हैं मगर अपनी बात से नहीं फिर सकते। हमें यहाँ से भागना होगा राज। पर राज कहता है नहीं सिमरन, मैं यहाँ से तुम्हें भगाकर या चुरा कर ले जाने नहीं आया हूँ। भले मेरी पैदाइश इंडिया में नहीं हुई है पर हूँ मैं हिंदुस्तानी। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। तो सिमरन कहती है तुम मेरे बाबूजी को नहीं जानते राज, हमें यहाँ से भागना ही होगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। तो राज कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सिमरन कहती है सबसे ज़्यादा, मुझ पर भरोसा है खुद से ज़्यादा। तो राज कहता है तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। आज से तुम और मैं अजनबी है, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे। अब तुम वापस उस घर में चली जाओ और जो हो रहा है होने दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो मुश्किल है लेकिन मुझे हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है। मगर सिमरन मैं इस रास्ते पर अकेला नहीं चल सकता, तुम्हें मेरी ताकत बनकर मेरे साथ साथ चलना होगा। तुम दोगी मेरा साथ। और एक बात याद रखो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और जब तक तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली उसका नाम क्या है? कुलजीत। नेक्स्ट सीन में कुलजीत शिकार के लिए आता है और राज के बिछाए जाल में फंस जाता है और राज ही इसे बचाता है। तो फाइनली दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो राज कहता है मैं यहाँ लंदन से आया हूँ कुछ हासिल करने, मेरा मतलब फैक्ट्री डालने, वो भी बियर की। तो उसके लिए मुझे पहले ज़मीन खरीदनी होगी। 8-10 मिलियन पाउंड फ़िलहाल है मेरे पास। ये सुनते ही कुलजीत की बियर सरक जाती है। तो राज कहता है क्या हुआ, कम है, मैं और भी पैसे ला सकता हूँ। तो कुलजीत कहता है नहीं यार, 10 मिलियन पाउंड तो बहुत होते हैं, तू फिक्र मत कर, तेरा सब काम हो जाएगा, तूने मेरी जान बचाई है। वैसे राज तुम यहाँ कहाँ रहते हो? तो राज कहता है सर्किट हाउस, एक्चुअली मैं यहाँ किसी को जानता नहीं। तो कुलजीत कहता है कैसी बात कर रहा है, इतना अमीर आदमी और सर्किट हाउस पर रुका है, हमारी कोठी बहुत बड़ी है, अब से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। और राज घर आता है। कुलजीत अपने बाबूजी से राज की फैक्ट्री के बारे में बताता है। तो 10 मिलियन पाउंड सुनकर ये भी चौंक जाते हैं और राज को बेफिक्र होने को कहते हैं तुम्हारी फैक्ट्री लग जाएगी, तुम चिंता ना करो, फिलहाल अभी तुम जल्दी तैयार हो जाओ, बलदेव के यहाँ दावत पर जानी है। तो राज पूछता है ये बलदेव कौन? दोस्त है मेरा, उसी की लड़की से अपने कुलजीत की शादी हो रही है। तो राज फौरन जाने को तैयार हो जाता है और ये है कुलजीत की बहन जो राज को देखकर खो जाती है और पहली नज़र में ही राज को पसंद करने लगती है। फाइनली राज यहाँ आता है और बाबूजी को देखते ही डर जाता है और बलवंत भी इसे देखकर हैरान हो जाता है, मगर इसे सिर्फ लगता है कि इसने राज को कहीं देखा है पर ठीक से याद नहीं रहता। तभी कुलजीत आता है और कहता है बाबूजी ये राज, इसी ने मेरी जान बचाई और ये लंदन से आया है, लेकिन फिर भी बाबूजी को कुछ याद नहीं आता। फाइनली कुलजीत राज को सिमरन छुटकी से मिलाता है और अपना राज अपनी बातों से छुटकी को इम्प्रेस कर लेता है और अब सिमरन बहुत खुश रहने लगी। ये देख दादी कहती है बलवंत वो देख, आज कितने दिनों के बाद मैंने सिमरन के चेहरे पर ये हंसी देखी है। ये देखकर बलवंत भी बहुत खुश हो जाता है। तो कुलजीत राज को माँ से मिलाता है। फाइनली राज यहाँ काम में बहुत हाथ बटाता है जिसकी वजह से राज को भी लोग बहुत लाइक करने लगे हैं। और फिर अचानक राज बाबूजी के सामने आ जाता है पर बाबूजी को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए अपना राज बचता चला जा रहा है। अगले दिन सुबह बलवंत कबूतरों को दाना खिलाने आता है पर राज यहाँ ऑलरेडी दाना खिला रहा होता है। ये देखकर बलवंत को शायद अच्छा लगता है पर अभी भी दोनों की बात शुरू नहीं हुई है। राज यहाँ सबसे बहुत घुल मिल गया था। एक्चुअली राज हर काम में हाथ बटाता है और अपनी बातों से सबका दिल जीत जाता है और ये देख सिमरन को बहुत खुशी होती है। तो वहीं बाबूजी और उनके दोस्त दोनों चेस खेलते हैं और बाबूजी बुरी तरह से फंस जाते हैं, उन्हें कोई चाल नहीं समझ आती। तभी राज आता है और 2 सेकंड में सामने वाले को मात दे देता है। ये देखकर बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं पर राज का चेहरा देखकर फिर सड़ू बन जाते हैं
और यहाँ इस बार भी दोनों में बात नहीं हो पाती। रात में राज सिमरन मिलते हैं पर सिमरन उदास खड़ी रहती है क्योंकि सुबह सगाई होने वाली रहती है। तो सिमरन कहती है राज मैं तुम्हारे सिवा किसी और की अंगूठी नहीं पहन सकती। तो राज फनी अंदाज में कहता है तुम चाहती हो मैं सबके सामने एक अंगूठी लेकर आऊं और तुम्हारे हाथों में पहना दूं। तो सिमरन कहती है राज तुम्हारे लिए ये सब एक मजाक है, मुझ पर क्या बीत रही है तुम नहीं समझते। मैं सब जानता हूँ सिमरन, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी हंसी, लेकिन तुम क्यों नहीं समझती। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो ये लोग ठीक तरह से मुझे जान भी नहीं पाए हैं। मुझे अभी और वक्त चाहिए सिमरन, और मुझे तुम्हारा हौसला चाहिए, तुम्हारी हंसी चाहिए। और सुनो, कोई भी उल्लू का पट्टा सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तभी छुटकी के उठने की आवाज़ आती है तो राज चला जाता है। सिमरन आकर सोती है तो छुटकी कहती है दीदी एक बात बोलूं, मुझे ये कुलजीत एकदम अच्छा नहीं लगता, तुम इससे शादी मत करना। सिमरन चुपचाप सोने को बोलती है तो छुटकी एक और बात कहती है पर दीदी मुझे ये छत वाला बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही सिमरन हैरान हो जाती है और उठ जाती है। दीदी राज वही है ना जिसे तुम यूरोप में मिली थी, मुझे वो पसंद है, तुम उसी से शादी करना। तो सिमरन कहती है तू फिक्र मत कर, शादी तो मेरी उसी से होगी। दोनों बहुत खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में सगाई होती है। सिमरन कुलजीत को अंगूठी पहनाती है और जब कुलजीत अंगूठी पहनाने के लिए सिमरन हाथ बढ़ाती है तो उंगलियों पर पट्टी लगी रहती है जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। तो सिमरन कहती है चूड़ी पहनते वक्त लग गई, ये बहाना कर लेती है। तो कुलजीत दूसरे हाथ में अंगूठी पहनाता है। ये सब देख राज बहुत खुश हो जाता है। तभी यहाँ एक तगड़ा गाना होता है, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अगले दिन बाबूजी कबूतरों को दाना खिलाने पहले पहुँच जाते हैं और राज को आने में देर हो जाती है। तो राज कहता है बाबूजी आज कुछ कबूतर कम नहीं लग रहे हैं, पर बाबूजी कोई जवाब नहीं देते। इधर कुलजीत के पापा अपनी बेटी की शादी राज के साथ करने की सोचते हैं। एक्चुअली प्रीति कुलजीत की बहन है जो राज को पहले नजर में ही पसंद करने लगती है। और जैसा कि राज जो सबका दिल जीत लिया है और लंदन वाला है, तो कुलजीत के पापा राज से शादी की बात करना चाहते हैं। तभी राज आता है और अजीत प्रीति की शादी की बात करता है, पर राज एकदम से मना भी नहीं कर सकता क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता है कि राज यहाँ पर किस मकसद से आया है। तो राज ये शादी की बातें अपने डैड पर फेंक देता है कि ये शादी की बात डैड करेंगे, मैं नहीं। तो अजीत कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, टेलीफोन पे बात कर लूंगा। तो राज कहता है वो अभी बिजनेस के काम के लिए अमेरिका गए हुए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें भी फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में राज के डैड अचानक घर आ जाते हैं। उनको घर देख राज चौंक जाता है। तो अजीत कहता है राज कमाल ही हो गया, हम और तुम इनकी बात कर ही रहे थे और ये दोपहर को मिल गए बाजार में, तुम्हारी तस्वीर लेकर पता पूछ रहे थे। कोई माने ना माने, ये रिश्ता वाहिगुरु ने खुद तय किया है। एक्चुअली डैड अजीत को ही सिमरन के बाबूजी समझकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और राज को गले लगाकर कहते हैं बेटा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तो राज सारी बातें बताता है। तब डैड का सर घूम जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी प्रीति आती है और राज के लिए करवा चौथ का व्रत रहने को कहती है। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। तो डैड मना कर देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले व्रत रखना लड़कियों के लिए अपशगुन माना जाता है। और बेटा 1 महीने तक हम शादी की बात कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसी महीने राज के माँ की बरसी है, हमें कोई दूसरा मुहूर्त देखना पड़ेगा। चलो चलकर तुम्हारे पिताजी से बात कर लेते हैं। राज सिमरन के पास आता है तो सिमरन कहती है राज तुम्हें पता है कल क्या है। तो राज कहता है अब क्या हुआ। राज कल मेरा पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला तुम ही से लूँ। तो राज कहता है देखो सिमरन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो साफ साफ कह दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, फिर तुम शौक से कुलजीत से शादी कर लेना और ये रोज रोज के ड्रामे से तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या। मैं सबके सामने आऊँगा और कहूँगा हाय सिमरन मैं तुम्हारा पति देव हूँ, ये लो पानी पी लो। तो सिमरन कहती है राज मैं कुछ नहीं जानती, मैं भूखी मर जाऊँगी, मगर पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला तुम ही से लूँगी। और इधर राज के डैड और बाकी सब लोग एक दूसरे से बात करके खूब हंसते हैं। सिमरन बाकी औरतें करवा चौथ की पूरी तैयारी करती हैं। तभी राज डैड को सिमरन से मिलाता है। डैड सिमरन को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी बुआ डैड से टकरा जाती है और देखकर इन्हें खो जाती है। तो डैड कहते हैं मैं राज का पिता लंदन से हूँ और मैं सिमरन की बुआ। तो डैड कहते हैं हो ही नहीं सकता क्योंकि आप तो उसकी बहन लगती हैं। बुआ बहुत खुश होती है। फ्रेंड राज तो राज, डैड भी किसी से कम नहीं है। फाइनली करवा चौथ का पूजा शुरू होता है और सब लोग अपनी अपनी दुल्हन को पानी पिलाते हैं। जब कुलजीत पानी पिलाने वाला ही होता है कि सिमरन को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। तभी राज उसे संभालता है और पानी पिलाता है। तभी सिमरन आंख मारती है। एक्चुअली ये सब सिमरन का नाटक था क्योंकि पानी के पहला घूंट राज के हाथों से पीना था। सिमरन खाना लेकर राज का इंतजार करती है। राज आता है पर सिमरन नाराज रहती है
और खाना नहीं खाती। तो सिमरन छुटकी से कहती है, इन्हें कह दो, इन्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे तो ये वहाँ आराम से बैठे हुए पेट भर के खाना खा रहे थे। और वैसे भी ये तो मेरा पहला करवा चौथ है ना, इन्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं जीऊँ या मरूँ इन्हें क्या। तो छुटकी कहती है, दीदी तुम्हें नहीं पता, पर राज ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। इसने कहा था कि तुम्हारे साथ ही खाएगा और तुम्हें बताने से मना किया था। सॉरी राज, पर मैं और अब चुप नहीं रह सकती। ये सुनकर सिमरन को तकलीफ होती है और सॉरी बोलती है। सॉरी राज, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दी। तो राज कहता है, कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। और राज सिमरन को खाने का पहला निवाला खिलाता है। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। तभी माँ आती है और दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाती है, पर दोनों का प्यार देखकर खुश हो जाती है और दोनों को कमरे में लाकर सारे गहने सिमरन को देती हैं और कहती है, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ राज वही लड़का है जिसे तू यूरोप में मिली थी, और मैं ये भी जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं गलत थी सिमरन, मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं देगी, वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। मैं जानती हूँ राज, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। ले जाओ मेरी बेटी को, चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है, इसे ले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। पर राज मना करता है, पर माँ नहीं मानती और हाथ जोड़कर कहती है, तुम ले जाओ इसे। तो राज इन्हें समझाता है और कहता है, माँ जी मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी माँ गुजर गई। आज मैं जैसा भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो हमेशा मुझसे एक बात कहा करती थी जो मैं आज तक नहीं भूला। वो कहती थी, बेटा ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक सही एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होगा, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, और सही रास्ता बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां होगी। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, खुशियां मिले, मगर अंत में तुम्हारी हार होगी। और अगर सही रास्ते पर चलोगे, भले ही शुरुआत में तुम्हें कदम कदम पर ठोकरें मिले, मुसीबतों का सामना करना पड़े, मगर अंत में हमेशा जीत होगी। अब आप ही बताइए माँ जी, मेरा रास्ता सही है या गलत। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सही है बेटे, पर तुम मेरे पति को नहीं जानते। तो राज कहता है, और माँ जी आपके पति मुझको नहीं जानते। अगर मुझे सिमरन को भगा कर ही ले जाना था तो मैं ये पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं सिमरन को छीनना नहीं, पाना चाहता हूँ। मैं उसे आँख चुरा कर नहीं, आँख मिला कर ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो अपनी दुल्हनिया लेकर ही जाऊँगा, पर जाऊँगा तभी जब बाबूजी खुद इसका हाथ मेरे हाथ में देंगे। अब सिमरन आपकी परेशानी नहीं, मेरी परेशानी है। आप समझ लीजिए आपने अपनी बेटी विदा कर दी, अब तो बस डोली उठने की देर है। नेक्स्ट सीन में इस बार बाबूजी राज से बात करते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे बाबूजी मुझे अपने कंधों पर उठाकर इन्हीं खेतों में लाया करते थे। तभी से इन कबूतरों के साथ दोस्ती हो गई। बहुत शांति मिलती है मुझे यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है इन कबूतरों के साथ वक्त गुजारना। तो राज कहता है, एक बात बताइए बाबूजी, यहाँ के कबूतरों में और लंदन के कबूतरों में कोई फ़र्क लगता है क्या। तो बाबूजी हंसकर कहते हैं, फ़र्क तो है। यहाँ के कबूतर मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, ये मेरी ही मिट्टी के हैं। वहाँ के कबूतर भी पराए हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है बाबूजी, फ़र्क सिर्फ आपके नज़र का हो। उनमें से कोई एक कबूतर शायद इनमें से ही कोई उड़ कर गया हो जो आप ही की मिट्टी का हो, आपको जानता हो, पहचानता हो, पर शायद आप ही उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और एक कबूतर गिर जाता है। तो राज उसे उठाकर उसके जख्म पर मिट्टी लगाता है। तो बाबूजी कहते हैं, ये क्या कर रहे हो। बाबूजी मेरी माँ कहा करती थी हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है, देखिएगा ये ठीक हो जाएगा। तो बाबूजी कहते हैं, लेकिन ये बेहुदा हरकत कौन कर सकता है। तभी बाबूजी कुलजीत को जाते देखते हैं और इधर राज कबूतर को उड़ा देखता है। ये देखकर बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। तो राज कहता है, बाबूजी क्या अब भी आप वो मेरी बियर वाली हरकत से नाराज़ हैं। मेरा बचपन समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबूजी हंसकर कहते हैं, अरे वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ। मेरी राय तुम्हारे बारे में गलत थी, तुम ठीक कहते हो, मैं ही पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है वो सिमरन की शादी नहीं देख पाएंगी, इसलिए कहती हैं, डोली एक आंगन से दूसरे आंगन तक ही तो जानी है, और तुम सब लोग भी तो हो यहाँ। जो बारात एक हफ्ते बाद आने वाली है वो अगर कल आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बलदेव अजित कल ही बारात यानी शादी की बात कर लेते हैं। ये सुनते ही राज की परेशानी और बढ़ जाती है। तो डैड कहते हैं, हमें सिमरन को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, अब और कुछ नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है।
कल सुबह की ट्रेन से हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं टिकट लेकर तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा। बस तुम किसी तरह सिमरन को लेकर वहाँ पहुँच जाना। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम सिमरन को ऐसे नहीं ले जाना चाहते हो, लेकिन राज बहुत देर हो चुकी है। अगर तू इस लड़की से प्यार करता है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो तुझे उसे भगा कर ही ले जाना पड़ेगा। तो इधर राज सिमरन से कहता है, मैं नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतना यकीन करना होगा कि कल मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो हम दोनों के लिए होगा। तो सिमरन कहती है, प्यार करते हो मुझसे, भरोसा है मुझ पर, तो फिर तो बस डोली उठने की देर है। और दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं क्योंकि दोनों को नहीं पता कल क्या होगा। नेक्स्ट सीन में सिमरन अपनी और राज के साथ वाले पिक देखकर रोती है। तभी माँ बुलाती है क्योंकि मेहंदी का वक्त हो गया है। सिमरन गलती से ये फ़ोटो यहीं छोड़कर चले जाती है और ये फ़ोटो उड़ते उड़ते बाबूजी के पास आ गिरता है, जिसे देखने के बाद बाबूजी सब समझ जाते हैं। अगली सुबह राज अपना बैग लेकर आता है। तभी घर के बाकी लोग खड़े रहते हैं और बाबूजी के हाथों में फ़ोटो देखकर राज समझ जाता है और बाबूजी से बात करने आता है। पर बाबूजी तो एकदम फार्म में खड़े रहते हैं और राज कुछ कहना चाहता है कि बाबूजी थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगते हैं और कहते हैं, ठीक कहा था तुमने, मैं ही पहचान नहीं पाया। मेरे ही घर में घुसकर मेरे परिवार के बीच में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है तुमने, फ़ायदा उठाया है हमारे विश्वास का, हमारी शराफत का मजाक उड़ाया है तुमने सिमरन के साथ प्यार करने की ज़रूरत कैसे की, कैसे सोच लिया कि तुम उसके साथ शादी करोगे। तुम खुद अपने काबिल नहीं हो तो सिमरन के काबिल कैसे बनोगे। मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम जैसे झूठे आवारा लड़के बदलते नहीं और बिगड़ते हैं। तभी सिमरन बाबूजी को मारते देख लेती है और दौड़े दौड़े आकर राज के गले लग जाती है और कहती है, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से ले चलो, कहा था ना मैंने, यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है, मैंने कहा था ना हमें भाग जाना चाहिए। ये कहकर सिमरन रोती है तो राज कहता है, नहीं सिमरन, भागा तो परायों से जाता है, अपनों से भाग कर हम जाते भी तो कहाँ जाते हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, ये पूरी ज़िंदगी हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमको ढेर सारा प्यार देते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले हमसे बेहतर कर सकते हैं। हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनको दुख पहुंचाकर अपनी खुशियों के महल खड़ी करें। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूँ, धोखेबाज हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था। झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवाय मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं देता। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवाय मुझे कोई और नाम याद नहीं रहता। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं आवारा हूँ, मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है। प्यार सब कुछ तो नहीं होता ना। बाबूजी ठीक कहते हैं, ये लीजिए बाबूजी आपकी अमानत। बाबूजी मैं यहाँ किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था, मैं तो दिल जीतने आया था, पर शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो आपका दिल पूरी तरह जीत नहीं पाया। अगर आपको लगता है कुलजीत सिमरन को ज़्यादा खुश रखेगा तो आप ठीक समझते हैं। सिमरन का अच्छा बुरा आप सबसे बेहतर जानते हैं। बाबूजी मुझको माफ़ कर दीजिए। और राज माँ बाकी सबसे एक आखिरी बार मिलता है। माँ और छुटकी को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये कर भी क्या सकते थे। और राज प्रीति को सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना प्रीति, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट सीन में राज स्टेशन आता है तो राज को अकेला देख डैड पूछते हैं, राज सिमरन कहाँ है। तो राज कहता है, वो आएगी डैड, वो आएगी, बाबूजी खुद उसे लेकर आएंगे, उन्हें उसे लाना ही होगा। ये सुनते ही डैड वहाँ जाते हैं। तभी कुलजीत अपने दोस्तों के साथ गन लिए गुस्से में आता है और सब राज को मारते हैं। इधर डैड बाबूजी से बात करना चाहते हैं तो बाबूजी सीधे मना कर देते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप चले जाइए यहाँ से। आपके बेटे ने हम सबको धोखा दिया है, उसने अपनी औकात दिखाई है, मैं अपनी बेटी को ऐसे झूठे आवारा लड़के। तभी डैड बोल उठते हैं, बस चौधरी साहब बस, मेरा बेटा मेरा गुरूर है, मेरी गुरूर को मत ललकारिए। डैड वापस स्टेशन आते हैं। कुलजीत बाकी सब राज को बेरहमों की तरह मारते हैं। ये देखते ही डैड रोकने ही जाते हैं कि कुलजीत उन्हें भी मारने लगता है। ये देखते ही राज उठता है और सबको खूब मारता है। तभी घर पर बाबूजी को पता चलता है कि राज कुलजीत दोनों मारपीट कर रहे हैं। तो बाबूजी बाकी सब आते हैं। तभी माँ सिमरन को भी यहाँ लेकर आती हैं। बाबूजी राज को मारता देख रोकते हैं तो राज रुक जाता है। डैड उसे लेकर जाते हैं। तभी ट्रेन आ जाती है और दोनों ट्रेन में चले जाते हैं। पर राज लगातार सिमरन बाकी सबको देखता है। अब तो ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। ये देख सिमरन राज की ओर भागती है पर बाबूजी इसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो सिमरन रो रो कर कहती है, मुझे जाने दीजिए बाबूजी,
प्लीज़ बाबूजी मुझे जाने दीजिए। राज मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए बाबूजी प्लीज़। तभी बाबूजी हाथ छोड़ते हैं और कहते हैं, जा सिमरन जा, इस लड़की से ज़्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, राज के पास जा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और सिमरन दौड़ी दौड़ी राज के पास आती है और ऐसे हमारे राज और सिमरन मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं। और मूवी का आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द आपकी वीडियो पर काम करना शुरू कर देंगे और 2 से 3 दिन में आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।